के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए यह सेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज के साथ आपके साथ मैं जुड़ूंगा और यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत के इतिहास से स्टार्ट मैं करूँगा, जिसका पहला सेक्शन होगा उत्तरवर्ती मुगल। उत्तरवर्ती मुगल को पढ़ने के पहले थोड़ा मुगल साम्राज्य के पृष्ठभूमि को, उत्तरवर्ती मुगल के पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे मुगल साम्राज्य की मैं अगर बात करूं तो मुगल साम्राज्य अपने कुशल प्रशासनिक व्यवस्था के वजह से, केंद्रीकृत शासन व्यवस्था के वजह से और एक वैभवशाली साम्राज्य के वजह से पूरे विश्व में प्रसिद्धि हासिल थी उसकी, क्योंकि इसके जो शासक थे वह काफ़ी योग्य थे। अगर मुगल साम्राज्य की मैं बात करूं तो मुगल साम्राज्य के जितने 6 शासक थे, यानी बाबर से लेकर के औरंगजेब तक, ये 6 शासकों में उतनी योग्यता थी, उतनी क्षमता थी कि यह केंद्रीकृत शासन व्यवस्था को बनाए रखें और वो अपने योग प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से पूरे प्रशासन को कंट्रोल करके रख सकें और एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था को बनाए रखें जी, क्योंकि इनका साम्राज्य जो था, आप देखेंगे उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में दक्षिण भारत तक, फिर आप देखेंगे बंगाल से लेकर के अफगानिस्तान तक, इतने बड़े साम्राज्य को इन्होंने अपने प्रशासनिक क्षमता के वजह से संभाल के रखा। और आप देखेंगे कि अगर मुगल साम्राज्य के संस्थापक की बात की जाए तो यहाँ पर बाबर जो था यह मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध लड़ा और पानीपत के युद्ध के विजय के साथ ही यह भारत में मुगल वंश की स्थापना की। और मुगल वंश की स्थापना के साथ बाबर के बारे में कहा जाता है कि यह 4 साल रहा और 4 साल में इन्होंने 4 युद्ध लड़ी। पहला युद्ध था पानीपत, दूसरा खानवा और तीसरा युद्ध था चंदेरी और चौथा घाघरा के युद्ध के बाद 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इसका पुत्र हुमायूं आया और हुमायूं का कालक्रम की अगर बात की जाए तो हुमायूं का कालक्रम 1530 से लेकर के 1556 ईस्वी का होता है। फिर इसके बाद अकबर आता है, यानी हुमायूं और अकबर के बीच में जो एक संक्रमण काल होता है जिसमें अफगान वंश की स्थापना होती है और अफगान वंश में सबसे योग्य शासक शेरशाह जो था, जिसका समय काल 1540 से 1545 तक होता है और यह दिल्ली पर शासन करता है। फिर आप देखेंगे कि अकबर का समय काल की मैं बात करूं तो अकबर का समय काल 1556 से 1605 ईस्वी का है। फिर इसके बाद इसका पुत्र जहांगीर आता है और जहांगीर का कालक्रम की मैं बात करूं तो 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी का होता है। फिर जहांगीर का पुत्र शाहजहां आता है और शाहजहां के कालक्रम की मैं बात करूं तो यह 1627 से 1658 ईस्वी का होता है। फिर आप सबको पता है कि जहांगीर के 4 पुत्र दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब इन चारों भाइयों में छोटा था और काफ़ी महत्वाकांक्षी था। महत्वाकांक्षा के वजह से उत्तराधिकार की लड़ाई में यह विजय हासिल किया और विजय हासिल करने के साथ ही यह साम्राज्य मुगल साम्राज्य के गद्दी पर बैठा और इसका कालक्रम 1658 से 1707 ईस्वी का होता है। आप देखेंगे कि ये जो बाबर से लेकर के औरंगजेब का कालक्रम का, औरंगजेब के काल का जो कालक्रम की बात की जाए तो इसको हम लोग मुगल साम्राज्य के उत्कर्ष का काल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर यह लोग कला, संस्कृति, स्थापत्य सब में इन्होंने प्रसिद्धि हासिल की और उत्कर्ष का काल कहा जाता है इसको। कहाँ से, बाबर से लेकर के। अगर वास्तविक देखिए, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है। कन्फ्यूजन इस वजह से कि अगर संस्थापक की बात की जाए तो बाबर को माना जाता है, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो वास्तविक संस्थापक अकबर को माना जाता है, क्योंकि इसने एक केंद्रीकृत सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की और अपनी धार्मिक सहिष्णुता के माध्यम से अपने साम्राज्य में पूरे धर्मों का संरक्षण इन्होंने दिया। इसी के वजह से आप देखेंगे कि 1526 से लेकर के 1707 ईस्वी का जो कालक्रम है, इसमें 6 शासक हुए और 6 शासकों ने 181 वर्षों तक राज किया अपने योग्यता और प्रशासनिक
क्षमता के बल पर। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु जब 3 जून 1707 ईस्वी को अहमदनगर में हो जाती है, उस समय इसके 3 पुत्र अलग अलग क्षेत्र में गवर्नर थे और उन्होंने इनके मृत्यु के बाद इनके पुत्रों में उत्तराधिकार की लड़ाई हुई और उत्तराधिकार की लड़ाई में इनका सबसे बड़ा पुत्र जो था वह विजय हासिल किया और इसका उत्तराधिकार बना। लेकिन आप देखेंगे औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब 1707 से 1857 की बात की जाए तो इसमें टोटल 12 शासकों ने शासन किया। टोटल अगर बात की जाए तो 12 शासकों ने शासन किया 150 वर्षों तक, क्योंकि औरंगजेब के उत्तराधिकारी जो थे ये अयोग्य थे, अक्षम थे, उनमें इतनी कार्य क्षमता नहीं थी, कार्यकुशलता नहीं थी ताकि ये साम्राज्य को संगठित करके रखें। और आपको पता है कि यह अयोग्य शासन के बल पर ही इनका पतन हो गया, इसलिए हम इसको पतन का काल कहते हैं, यानी डिक्लाइन का एज कहते हैं। आप देखेंगे कि ये इनमें अयोग्यता तो थी ही, अक्षमता थी, और साथ में ही इनके दरबार में षड्यंत्रकारी गुटों का भी निर्माण हो गया और उन गुटों ने भी इनके पतन में भूमिका निभाई। आपको पता है कि देखेंगे 1707 से लेकर के ये 1857 की बात की जाए तो यहाँ 150 वर्षों तक इन्होंने शासन किया और कुल 12 शासकों ने शासन किया। इसी को हम लोग क्रमिक रूप से आगे पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तराधिकार के लड़ाई में किसने कब विजय हासिल की और किस। आइए देखते हैं उत्तरवर्ती मुगल बादशाहों के क्रम को, क्योंकि यह क्रम जो है कहीं भी आपको एक बुक्स में मिल जाता है, कहीं भी चैनल पे मिल जाएगा, लेकिन आप कोशिश करेंगे इस क्रम को लिखें। जब तक अपने हाथ से लिखेंगे अपने नोट्स बुक पे तो ये याद होगा, और इसलिए मैं इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि आप यहाँ से प्रश्न बनते हैं, यहाँ से काफ़ी प्रश्न बन जाते हैं। एक तरफ सारणी दे देता है, सारणी 1 और सारणी 2, और एक तरफ सारणी में प्रवर्ती मुगल या मुगल जो उत्तरवर्ती मुगल है या प्रवर्ती मुगल है, दोनों का किसी का नाम दे देगा, फिर कालक्रम दे देगा और दोनों को मिलाने के लिए पूछ लेता है। तो उस तरह के प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा यहाँ होती है। और ये हम लोग देखते हैं, कल हम लोग एक ओवरव्यू देखे, मैंने इसी में ओवरव्यू देखे थे कि कैसे जो मुगल बादशाह थे यानी अकबर से आपको देखेंगे बाबर से लेकर के औरंगजेब तक ये जितने बादशाह हुए ये सब में काफ़ी महत्वाकांक्षा थी। आप देखेंगे कि अगर बाबर की बात करूं तो बाबर का कालक्रम स्टार्ट होता है 1526 में। 1526 से औरंगजेब तक की मैं बात करूं, औरंगजेब की बात करूं तो यह 1707 ईस्वी का कालक्रम होता है। यानी 1526 से लेकर के 1507 ईस्वी के बीच यानी 181 वर्षों तक 6 बादशाहों ने शासन किया, और यह अपने कार्य कुशलता और कार्य क्षमता के बल पर, दूरदर्शिता के बल पर और केंद्रीकृत शासन व्यवस्था के बल पर इन्होंने अपने साम्राज्य को उस ऊंचाई तक, उस शिखर तक पहुंचा दिया, उस वैभवशाली इतिहास को इन्होंने स्थापित किया जो विश्व में जाना जाता है। लेकिन आप ध्यान रखें, जैसे औरंगजेब की मृत्यु हुई तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद यानी 1707 के बाद जब औरंगजेब के लड़कों में उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हुई और उनके बाद जितने भी मुगल बादशाह हुए इनमें दूरदर्शिता नहीं थी, इसमें उतनी योग्यता नहीं थी, इनमें उतनी महत्वाकांक्षा नहीं थी कि ताकि ये केंद्रीकृत शासन व्यवस्था बनाए रखें। इन्होंने इनके शासन काल में विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था हो गई है। जो भी योग यानी मुगल और अकबर और औरंगजेब के शासनकाल में जो भी योग अधिकारी होते थे वह वहां से पलायन करके अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रीय राज्यों के रूप में अपना स्थापित कर लिया। इसलिए आप देखेंगे क्यों किया, क्योंकि ये योग नहीं थे, दूरदर्शिता नहीं थी, उतनी महत्वाकांक्षा नहीं थी, उतनी कार्य क्षमता नहीं थी। इसलिए क्रमिक रूप से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ और इसी को हम लोग
ये क्रम के रूप में देखेंगे कि यानी देखते हैं कि जैसे 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो मृत्यु के बाद उसके 3 पुत्रों में, जो 3 पुत्र थे मुअज्जम, आजम और काम बख्श। मुअज्जम की बात की जाए तो वह आपको अफगानिस्तान में गवर्नर था, और आजम की बात की जाए तो ये बीजापुर में था, और काम बख्श की बात की जाए तो यह साउथ में गवर्नर नियुक्त था। इन तीनों में उत्तराधिकार की लड़ाई हुई, और उस उत्तराधिकार की लड़ाई के युद्ध में बहादुर शाह प्रथम यानी मुअज्जम विजय प्राप्त किया, और वह बहादुर शाह प्रथम के नाम पर दिल्ली के सिंहासन पर, दिल्ली के गद्दी पर बैठा। ध्यान रखेंगे, जब यह दिल्ली के गद्दी पर बैठा तो इसकी उम्र कितनी 65 साल की थी, और उस उम्र के दहलीज में पहुंच गया था जिसमें कार्य क्षमता नहीं थी, अक्षमता थी। फिर भी यह मिलजुल करके काम करने की प्रवृत्ति को अपनाया और समाज को आगे बढ़ाया। लेकिन ध्यान रखेंगे, इसके कालक्रम की बात की जाए तो बहादुर शाह प्रथम का कालक्रम जो है यह 1707 से लेकर के 1712 ईस्वी का है। फिर इसका उत्तराधिकारी हुआ जिसका नाम है जहांदार शाह। जहांदार शाह की कालक्रम की बात की जाए तो इसका कालक्रम है 1712 से 1713 ईस्वी का। फिर इसके बाद आया फर्रुख सियर। फर्रुख सियर के कालक्रम की बात की जाए तो 1713 से 1719 ईस्वी का कालक्रम है। फर्रुख सियर के बाद 2 बादशाह ऐसे हुए जो बहुत छोटे समय के लिए 2-3 महीने के लिए बादशाह बने, और इसका नाम है रफ़ी-उद-दर्जात। रफ़ी-उद-दर्जात यह इसका कालक्रम है 28 फरवरी से लेकर के 4 जून 1719 का। फिर इसके बाद आया रफ़ी-उद-दौला। रफ़ी-उद-दौला की कालक्रम की बात की जाए तो यह जून से लेकर के 1719 का है। 17 जून माने जून 1719 से जून 1719 सितंबर तक का कालक्रम है, यानी 3 महीने का। फिर इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला आया। मोहम्मद शाह रंगीला के कालक्रम की बात की जाए तो यह 1719 से लेकर के 1748 ईस्वी का है। और मोहम्मद शाह रंगीला के बाद अहमद शाह आया। अहमद शाह कालक्रम है 1748 से 1754 ईस्वी का। अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय आता है। आलमगीर द्वितीय के कालक्रम की बात की जाए तो 1754 से 1758 ईस्वी का होता है। फिर इसका उत्तराधिकारी जो बना जिसका नाम है शाहजहां थर्ड, और शाहजहां थर्ड का कालक्रम की बात की जाए तो 1758 से 1759 यानी 7058 से फिर 7059 का होता है। फिर इसके बाद इसका उत्तराधिकारी आता है जिसका नाम है शाह आलम द्वितीय, और शाह आलम द्वितीय के कालक्रम की बात की जाए तो यह 1759 से 1806 यानी 7059 से लेकर के 1806 ईस्वी का इसका कालक्रम हो रहा है। फिर इसका उत्तराधिकारी जो था उसका नाम है अकबर द्वितीय, और अकबर द्वितीय का अगर कालक्रम देखा जाए तो 1806 से लेकर के 1837 का कालक्रम है। और यह एक अकेला बादशाह जो है यह अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला बादशाह है। फिर देखेंगे इसके बाद आता है बहादुर शाह द्वितीय, जिसको बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं, और इसका कालक्रम 1837 से लेकर के 1857 ईस्वी का होता है। यह ध्यान रखेंगे, इसको आप 2-3 बार लिखेंगे मुगल बादशाहों का नाम और उनके कालक्रम का तो आपको याद हो जाएगा, और एग्जाम में जब भी प्रश्न बनेंगे तो आप कर लेंगे इजी वे में। तो देखेंगे यहाँ से 2 नेचर का प्रश्न बनेगा, एक तो बादशाह का नाम एक सूची में पूछ लेगा, दूसरे सूची में कालक्रम पूछेगा, मिलाने के लिए दे देगा। फिर दूसरे नेचर का प्रश्न बन सकता है कि एक तरफ बादशाह का नाम और उनके उपनाम पूछ लिए जाते हैं। ध्यान रखेंगे, तो आप देखेंगे बहादुर शाह को शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है। शाहे बेखबर, बहादुर शाह का जो उपनाम था ये शाहे बेखबर था। जहांदार शाह की बात की जाए तो जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके दरबार में एक गणिका थी और गणिका का असर इस पर था। लाल कुंवर बाई नाम की गणिका थी जिसका असर था। फर्रुख सियर को हम लोग घृणित कायर के नाम से जानते हैं, घृणित कायर।
घृणित कायर के नाम से जानते हैं, और मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से, ध्यान रखेंगे, मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से, क्योंकि ये रंगीन मिजाज का था। हालांकि बात किया जाए तो मोहम्मद शाह से ज़्यादा रंगीन मिजाज अहमद शाह का था, लेकिन इतिहासकारों ने इसके प्रवृत्ति के हिसाब से, क्योंकि यहाँ भी आप देखेंगे कि गणिकाओं का ज़्यादा प्रभाव था, इसलिए इसको रंगीला कहते हैं। तो ये चारों हमेशा प्रश्न बने हुए हैं, जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, वनडे हो या कमीशन का हो, उसमें हमेशा प्रश्न बना हुआ है उपनाम का। यानी आप देखेंगे बहादुर शाह का उपनाम की अगर बात की जाए तो साहेब खबर, जहांदार शाह के उपनाम की बात की जाए तो लंपट मूर्ख, फिर आप देखेंगे फर्रुखसियर की बात की जाए तो इसको घृणित कायर के नाम से जानते हैं, फिर मोहम्मद शाह की बात की जाए तो रंगीला के नाम से जानते हैं। ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक करके इनके विशेषता को और इनके रीजन में क्या क्या काम हुआ उसको हम लोग देखेंगे। और एक प्रवृत्ति आप देखेंगे, बहादुर शाह के मृत्यु के बाद जहांदार शाह के समय ही एक प्रवृत्ति डेवलप हो रही है। यानी देखेंगे दरबार में एक प्रवृत्ति डेवलप हो गई। ये तो अयोग थे ही, अदूरदर्शी थे, लेकिन इनके साथ साथ एक प्रवृत्ति डेवलप हुई, और वो गुटों की प्रवृत्ति, यानी गुटबाजी होने लगी। छोटे छोटे गुटों का निर्माण होने लगा, और वो अपने हित के लिए, अपने महत्वाकांक्षा के लिए वो राजा को हेल्प करने लगे, बादशाह को हेल्प करने लगे। उनके प्रवृत्ति को हम लोग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन से ऐसे रीजन थे, कौन से ऐसे कारण थे जिससे जो इतने सालों में, यानी आप देखेंगे 181 वर्षों के शासनकाल को 6 बादशाहों ने संभाला। वो उसी साम्राज्य को आप देखेंगे 1707 से लेकर के 1857 का कालक्रम की अगर बात की जाए तो यहीं पर 150 वर्षों के शासनकाल को यहाँ 12 शासकों ने नहीं संभाल पाए। 12 शासकों ने शासन किया, फिर भी ये नहीं संभाल पाए, और क्रमिक रूप से मुगल साम्राज्य का जो अखंड भारत का निर्माण किया था और अपने प्रसिद्धि के वजह से पूरे विश्व में जाना जाता था, उनका क्रमिक रूप से कैसे पतन हो गया। चलिए इसी को हम लोग एक एक करके अगले वीडियो में देखेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पसंद पड़ता है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपका लाइक ही मेरा एनर्जी बूस्टअप होगा और मैं फिर नए वीडियो लेकर के आते रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।